यस, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया। तो रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया क्या है? ये कॉम्बिनेशन है रिस्पायरेशन का और हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का। ठीक है, तो इस चीजों को हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी साइनस है, जो हमारा साइनो आर्टरियल नोड है, वो डिसाइड करता है कि हमारा हार्ट बीट कैसे चेंज हो क्या। तो ये रिस्पायरेशन के साथ हमें कब इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसके साथ उसका लिंक है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ये दोनों आपस में कोरिलेशन है दोनों का। ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि इंस्पायरेशन के दौरान जब हम इंस्पायर करते हैं तो आर इंटरवल क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है, और जो एक्सपायरेशन है उस दौरान इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी रेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कौन है? यस, तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पर सेकंड क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें ये रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसमें पाया गया रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया के दौरान 0.25। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, तो इस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को स्लो ब्रीदिंग के दौरान पिक पे देखा गया। ठीक है, RSA फ्रीक्वेंसी, रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया फ्रीक्वेंसी देयरफॉर चेंजेस विद रिस्पायरेशन रेट। जैसे जैसे रिस्पायरेशन रेट हमारा चेंज होगा, जैसे जैसे रिस्पायरेशन रेट चेंज होगा, हमारा ये रिस्पायरेटरी साइनस एरिथमिया भी चेंज होगा। एंड दिस इज नॉन एज टू रिजल्ट इन ए शिफ्ट ऑफ इन द फेज डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से ही रिस्पायरेटरी साइनस एरिथमिया की वजह से ही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हमारा चेंज होता है। और एंड चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ एचआरवी, उसका भी एचआरवी जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है वो भी चेंज होगा रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया की वजह से। ठीक है, ये सारी चीज के कौन डिसाइड करता है? रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया। दिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एंजेलिन एंड कॉलर, इनके द्वारा रिसर्च सबसे पहले लिखा गया था। इन एन अर्ली कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया इन ए हेल्दी ह्यूमन व्हिच डेमोंस्ट्रेटेड दैट एज रेस्पिरेशन रेट वाज रिड्यूस्ड। जैसा अगर रिस्पायरेशन रेट रिड्यूस हो रहा है, मतलब स्लो ब्रीदिंग किया जा रहा है, प्राणायाम का किया जा रहा है, तो द फेज डिफरेंस वाज शॉर्टेंड। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। until at rate of 4 breath, 1 मिनट में हम अगर 4 बार ब्रीथ कर रहे हैं, तो where HRV and inspiration expiration were in exact phase, and it was at 6 breath per minute, where the phase difference was at 90 degree, that maximization of HRV amplitude was observed। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, जब हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, पर मिनट कम होगा, तो उस समय हमारा जो ब्रीथ रेट है वो भी कम होगा, और जो हमारा फेज डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एचआरवी रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये यहाँ पे ये है कि जो हमारा स्लो ब्रीदिंग से हमारा क्या होता है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ये इसमें देखा गया है। जैसे जैसे ब्रीथ रेट कम होगा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगा, और हमारा हेल्थ इशू ठीक रहेगा। ठीक है, ये सबसे मेजर बात कही है। ठीक है, और इसके बाद हमने सबसे पहले ये कि इसका रेस्पिरेटरी साइनस का एरिथमिया का मैकेनिज्म क्या है। इसका जब मैकेनिज्म हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू भी है ये, द प्रिसाइज मैकेनिज्म अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया हैव बीन एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर्ड एंड दिस टॉपिक रिमेन्स रिलेटिवली अनसॉल्व्ड अंडर इंटेंस डिबेट। ठीक है, इसको और ज्यादा अभी रिसर्च की आवश्यकता है, ये चीजें और ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता है कि कैसे रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया, क्या अगर रेस्पिरेटरी रेट चेंज कम हो रहा है तो हमारा हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करता है। इसमें और ज्यादा अभी रिसर्च ज्यादा हुआ नहीं है, और ज्यादातर लोग पता है पीएचडी में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को लेकर टॉपिक बनाते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा, इसके बहुत अच्छा हेल्थ को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे बड़ा ये इशू बना हुआ है अभी रिसर्च का विषय कि जो हमारा बैरो रिफ्लेक्स है वो कैसे सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम को
अफेक्ट करता है, कैसे रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए और देखनी चाहिए। ठीक है, और हमें सबसे बड़ी चीज ये देखना है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे टॉपिक में भी है, सिलेबस में, ये देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम प्राणायाम करते हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और वैगस नर्व का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंप्लिसिटी, इट कैन बी सेड दैट द टू आर्म्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्सर्ट अपोजिंग कंट्रोल ओवर द हार्ट। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों सिस्टम हमें अफेक्ट करता है। कार्डियक पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट्स आर रिलेड विया वेगस नर्व्स। अब आप बताइए ई डबल एफ या एफरेंट नर्व्स और एफरेंट नर्व्स में क्या डिफरेंस है। ए से एक स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है। एफरेंट मतलब क्या हो गया, एफरेंट मतलब हो गया जो हम ए से, जो ए से स्टार्ट होता है, ए डबल एफ ई आर एन टी, एफरेंट न्यूरॉन्स। ऐसे नर्व क्या होते हैं कि हमारे जो टिश्यूज हैं, मान लीजिए हैंड की टिश्यू, वहां का किसी प्रकार का टच हुआ है ना, या फिर हीट जनरेट, किसी गर्म चीज को हमने टच किया, तो वहां का जो मैसेज है हीट का, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा, उसको कहते हैं एफरेंट नर्व्स। ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर टिश्यू तक, डिफरेंट बॉडी टिश्यू को तक आपके मैसेज को पहुंचाता है, उसे इफरेंट नर्व कहते हैं। ठीक है, क्या बताया, एफरेंट मतलब जो पूरा बॉडी से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो हमारा कार्डियक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एफरेंट नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, वेगस नर्व। किसके थ्रू, वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या है, 10th क्रेनियल नर्व है, ये हमारे कार्डियक में कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड इंड्यूस कार्डियक स्लोइंग विया एसिटाइल कोलिन रिलीज। एसिटाइल कोलिन के थ्रू ये वेगस नर्व कंट्रोल करता है हमारे कार्डियक एक्टिविटीज को, स्लो डाउन करता है एसिटाइल कोलिन रिलीज। While sympathetic afferents are relayed via network of nerves within the sympathetic chain of the thoracic spinal column and accelerate the heart rate, norepinephrine release। क्या बात हुई, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वेगस नर्व के थ्रू हमारे कार्डियक एक्टिविटीज को एसिटाइल कोलिन के द्वारा कूलिंग इफेक्ट देता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व है, एफरेंट नर्व्स, वो क्या करते हैं कि जितने भी नेटवर्क नर्व्स है, चाहे वो सिंपैथेटिक चेन है थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड का, उनका भी स्पाइनल कॉलम का जो नर्व्स है, उनको भी मिला के क्या करता है कि हमारे हार्ट रेट को एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है, इंक्रीज करने की कोशिश करता है। इसके लिए क्या रिलीज करता है, वो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान रिलीज करता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, एक तो एसिटाइल कोलिन, और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। बोथ द सिस्टम डिस्प्लेज एन इंट्रिंसिक टॉनिक रिदम दैट इज जनरेटेड बाय सेंट्रल नेचुरल मैकेनिज्म। ठीक है, ये सेंट्रल नेचुरल, ये नेचुरल फिजियोलॉजी है, जनरल फिजियोलॉजी। However, vagal activity is capable of eliciting a much faster influence on the heart than sympathetic activity। जो हमारा पूरे मैकेनिज्म है, ये पूरा सिस्टम हमारे इस पे हार्ट पे और सिंपैथेटिक एक्टिविटी दोनों पे डिपेंड करता है, और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए वैगल एक्टिविटी अकेले काफी है। वैगल एक्टिविटी, वैगल नर्वस सिस्टम, जो वैगल टोन है, वैगल नर्व है, वो डिसाइड कर देता है अकेला। ठीक है, तो ड्यू टू फास्टर सिग्नल का ट्रांसडक्शन एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर काइनेटिक्स such that it is capable of delaying the immediate heartbeat and hence able to modulate the heart rate at higher frequency while cardiac sympathetic influence drops off। ठीक है, जब हमारे बॉडी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन रिलीज करके उसको डाउन कर देता है। ठीक है,
बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस की नॉरएपिनेफ्रिन कब सिक्रेट होता है? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में होती है। ध्यान से समझिए, जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है और हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दूसरा नाम ये भी कहा गया है, क्या कहते हैं उसको सिंपैथेटिक को? फाइट और फ्लाइट, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक को कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट करता है और डाइजेस्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो चीजों को कूल करता है। तो इसीलिए क्या करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हमारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है और जिसका जो केमिकल काइनेटिक्स है वो स्टार्ट हो जाता है और केमिकल काइनेटिक्स की वजह से हार्ट बीट, हार्ट रेट मॉडरेट कंडीशन में आ जाता है इमीडिएटली, ठीक है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है। और जितने भी योगा प्रैक्टिस देखा गया है कि योगा प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसकी टोनिफिकेशन होती है, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ किसी को समझने में दिक्कत? और ज्यादा एसिटाइल कोलिन फिर क्या करता है कि जो हमारे नॉरएड्रेनालिन है, ये भी स्ट्रेस हार्मोन है, एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन, तो रिलीज इनको भी इनहिबिट करता है। इसके कौन कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक दिन? कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सारे इनको क्या करता है? सप्रेस करता है, इनके सिक्रीशन को सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, इनके सिक्रीशन को सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है। Okay, hence parasympathetic activity is said to be the dominant arm of the autonomic nervous system, providing a homeostatic background level of control over the heart rate under resting condition. ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट रेट है वो कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे माइंड को, बॉडी को हेल्दी कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज प्रिजर्वली मिनिमल और एब्सेंट अंडर रेस्टिंग कंडीशन। जनरली हम रेस्ट कर रहे थे, शवासन कर रहे थे, उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स कर रहा था, उसका एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। Where it is high in a various disease states and in healthy humans during exercise and physical activity and mental perturbation. ठीक है, मतलब ये हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब बहुत ज्यादा डोमिनेट होता है? जब हम बहुत अनहेल्दी कंडीशन है, हेल्थ इशू, जैसे अभी किसी को कोविड हो जाता है तो उससे स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है कि भाई मुझे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे लोगों का क्या होता है? हार्ट बीट, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 100 तक चला जाता है, ठीक है। 100 से ऊपर चला जाएगा तो क्या कहलाएगा? ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। हार्ट रेट या हार्ट बीट 100 से ऊपर चला जाएगा तो ट्रैकीकार्डिया, और 60 से बिलो चला जाएगा तो ब्रैडीकार्डिया, और दोनों को क्या कहते हैं? एरिथमिया, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया, हर चीज का दो कंडीशन होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज वाइज, और फिजियोलॉजिकल मतलब एक बॉडी के नॉर्मल चेंजेस हुआ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। Heart rate variability is therefore largely a product of parasympathetic and sympathetic nervous activity. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हमारा हार्ट रेट ही डिसाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी इन दोनों पे डिपेंड करेगा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मेजर करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना फिट और फाइन है। अगर किसी का नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा है, जितना बढ़िया नर्वस सिस्टम होगा, उसके बॉडी की हेल्थ उतनी अच्छी होने के चांसेस होते हैं और होता भी है, ठीक है। ओके, HRV ऑसिलेशन आर थॉट टू प्रीडोमिनेंटली पैरासिम्पैथेटिक, चाहे लेफ्ट पार्ट हो चाहे राइट पार्ट हो, इस सारे ऑसिलेशंस वगैरह सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। The heart rate variability is therefore regarded as a qualitative index of sympathovagal balance. तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को चेक करके हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो वेगल टोन है, वेगल नर्वस है, इन तीनों के बीच में किस तरह का बैलेंस है, रिफ्लेक्टिंग द वेट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक वर्सेस सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक कंट्रोल, whereby higher LF or HF HRV ratio reflects sympathetic dominance and a lower ratio of reflects of parasympathetic dominance. इस तरह से दोनों चीजें
कंट्रोल होती है। अब देखते हैं कि रिस्पायरेटरी कैसे मॉड्यूलेशन होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। तो इन बोथ द आर्म्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर्स। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम वो किस पे कंट्रोल होता है, हमारे जो नीमोटैक्सिक सेंटर है, ब्रेन का पार्ट है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर हो सकते होते हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। जबकि वेयर ऑटोनॉमिक ड्राइव फ्रॉम द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के साथ काम करता है। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे कोई भी सेंस है, कोई भी चीज है, उसका सेंसिटिविटी पता कर होता है। कैसे, इसको ऐसे देख सकते हैं, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या हो, जैसे हमें किसी चींटी ने काटा, हमने हाथ तुरंत हटाया, तो ये हमारा ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन है कि हमें कुछ चोट पहुंच रही है तो उसे हटाना है। इस रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के आधार पे काम करता है। जी जी सर, ये हार्ट रेट मॉड्यूलेशन क्या होता है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होता है? यस, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, चलिए आप शायद लास्ट क्लास में नहीं होंगे, फिर से डिस्कस कर देते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होता है कि जो हमारा हार्ट रेट है, ठीक है, हार्ट बीट है हमारा। नहीं सर, हार्ट रेट मॉड्यूलेशन, हार्ट रेट मॉड्यूलेशन पूछना था। हार्ट रेट मॉड्यूलेशन वो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, दैट वुड अलाउ, ये नहीं पहले था सर, पहले एक मिनट, चला गया। कहाँ पे? शायद ऊपर होगा सर, दैट वुड हार्ट रेट मॉड्यूलेशन, लास्ट लाइन में लिखा हुआ था। देखिए, मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज का हार्ट बीट है, ठीक है, तो जो हमारा हार्ट बीट मॉड्यूलेशन का मतलब ये हो गया कि जो हमारा हार्ट रेट है कितना मॉड्यूलेट हो रहा है, बीट टू बीट, हर एक बीट में कितना मॉड्यूलेशन हो पा रहा है। हमारा एफरेंट जो वैगल सिस्टम है, सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, इसके द्वारा कितना ये मॉड्यूलेशन हो रहा है। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, दो चीज होता है, सिमुलेशन और मॉड्यूलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हार्ट रेट मॉड्यूलेशन है कि किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे पैरो रिसेप्टर्स को और हमारे हार्ट बीट को, हर बीट टू बीट। कहाँ था वो टॉपिक? यस, यहाँ पे ये वाला है ना, एबल टू मॉड्यूलेट द हार्ट रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी, यही ना। तो ये जो हार्ट रेट का जो मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस है वो इस पे डिसाइड करता है, हमारे एसिटाइल कोलिन के रिलैक्सेशन पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें, तो अब रिस्पायरेटरी मॉड्यूलेशन देखते हैं। रिस्पायरेटरी मॉड्यूलेशन मतलब क्या हो गया? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, ठीक है, इस तरह से मॉड्यूलेशन, उस मॉडल बनाना, जैसे हम लोग क्लास में मॉडल बनाते हैं ना, मॉडल किसी चीज का, बड़े चीज का, पैमाने की चीज को मॉडल चीज में बनाते हैं, उस तरह का मॉड्यूलेशन। तो रिस्पायरेटरी मॉड्यूलेशन है वो कैसे ऑफ ऑटोनॉमिक आउटफ्लो, तो किस तरह से पूरा ऑटो जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, किस प्रकार से ऑटोनॉमिक फ्लो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें कैसे डिसाइड होता है, तो इसको हम चेक करते हैं। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने कार्डियोवास्कुलर में देख लिया कि सिंपैथेटिक जो हार्ट रेट है वो कैसे इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसिटाइल कोलिन के रिलीज से, जबकि रिस्पायरेटरी मॉड्यूलेशन होगा, और इसमें भी देखते हैं। तो बोथ द आर्म्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अंडर कंट्रोल ऑफ जो हमारा सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। जो तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऑटोनॉमिक ड्राइव, तो जिस तरह से हमारा ड्राइव नीड होती है बॉडी की, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के आधार पे कि बॉडी पे हमारा जो ऑक्सीजन डिमांड, कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड कैसा है, कार्बोनिक एसिड क्या है, रिफ्लेक्शन है, और हमारा पीएच क्या है, इन चीजों पे डिसाइड होके हमारा रिफ्लेक्स मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। और इस तरह से लंग्स रिसेप्टर्स जो होते हैं, लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स वहां होते हैं, उनके द्वारा ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म को फील होता है।
तो ऑटोनॉमिक आउटफ्लोज आर इनहिबिटेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और इंस्पायरेशन के दौरान ये जो ऑटोनॉमिक आउटफ्लोज हैं वो क्या होते हैं, इनहिबिटेड होते हैं, इनहिबिटेड होते हैं, एंड डिसइनहिबिटेड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन के दौरान ये डिसइनहिबिशन हो जाती है। द रेस्पिरेटरी गेट थ्योरी, इसके पीछे क्या काम करता है? रेस्पिरेटरी गेट थ्योरी। रेस्पिरेटरी गेट, इसी को रेस्पिरेटरी गेट थ्योरी कहते हैं। क्या हुआ मतलब, जो ऑटोनॉमिक आउटफ्लोज है, जो पैरासिम्पैथेटिक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो इनहिबिट हो जाता है इंस्पायरेशन के दौरान, और एक्सपायरेशन के दौरान डिसइमिनेट मतलब एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसी को रेस्पिरेटरी गेट थ्योरी कहते हैं। रेस्पिरेटरी फेज इन्फ्लुएंस ऑन कार्डियोवैगल एक्टिविटी, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी फेज है, रेस्पिरेशन का जो फेज है, ये हमारा कार्डियोवैगल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, मैंने पिछले क्लास में कई बार बता चुके हैं कि दोनों का रिलेशन है, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर दोनों का, इसलिए कार्डियो इसको पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी थॉट टू बी मोर सिग्निफिकेंट, हाउएवर ड्यू टू मोर डायरेक्ट सेंट्रल न्यूरल ड्राइविंग द मैकेनिज्म, ये ज्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनके कार्डियक दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन से ये ड्राइविंग मैकेनिज्म पे सर काम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, काफी ब्रेक हो रही है। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो इस तरह से अब आवाज आ रही है? जी सर। जी जी, तो अब इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं हम, कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, पूरा डिस्कशन। ठीक है, कंक्लूजन तो हम जितना भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है स्लो ब्रीदिंग का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई मॉडल करने की कोशिश किया गया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें रेस्पिरेटरी मॉडल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, तीनों को एक साथ इंटरेक्शन करके अगर पढ़ेंगे तो हम चीजों को आसानी से समझ में आएगा। और अभी डायग्राम्स के माध्यम से हम इसको देखेंगे तीनों को एक साथ, कि कैसे ब्रीदिंग हमारे जो ये तीनों चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक चेंज होगा तो दूसरा फैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को ओवरकम कर होम्योस्टेसिस पे लाने की कोशिश करता है। ब्रीदिंग पैटर्न एज डिफाइंड एज बाय द रेस्पिरेटरी रेट, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, वो ब्रीदिंग पैटर्न है वो रेस्पिरेटरी रेट पे डिपेंड करता है। टाइडल वॉल्यूम, डायफ्रागमेटिक एक्टिवेशन और रेस्पिरेटरी पॉजेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज हमने देखा, अलग अलग चीजें। तो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन भी ऑटोनॉमिक फंक्शन पे डिपेंड करता है, और बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों एक दूसरे कि यहाँ पे अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चेंज होगा तो कार्डियोवास्कुलर, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है वो भी चेंज होगा, अगर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन चेंज होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस चेंज होगा। ये बाय डायरेक्शनल था। ठीक है, इसको भी हम समराइज करेंगे टेबल 1 में, और इस तरह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स है अलग अलग, उसमें बहुत सारा वेरिएशन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी फेजेस में डिजीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज नॉट अटेम्प्टेड टू डिफाइन व्हाट यू मे कंसीडर ऑप्टिमाइज और रेस्पिरेशन विद द नॉर्मल पॉपुलेशन, तो फ्रॉम प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वेगल टोन। तो ये एक चीज है, यही से हमने साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश की, किस तरह से आर्टियल ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो वेगल टोन इंक्रीज होगा, जब गैस एक्सचेंज होगा तो हमारा गैस एक्सचेंज अगर इंक्रीज हो रहा है, आर्टियल ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, वेगल टोन इंक्रीज होगा, और इस तरह से हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यस, सबसे बड़ी बात है कि रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी, तीनों चीज में हमने क्या क्या देखा अभी तक। तो हमने ये देखा कि वॉल्यूम, जनरली टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ड्राइव जैसे डायफ्राम ये इंक्रीज करता है, तो इनहेंस वेंटिलेशन, वेंटिलेशन इंक्रीज होने से भी टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज, उस पर डिपेंड करता है। मिनट वेंटिलेशन, डेड स्पेस, इन चीजों को भी पढ़ा हमने। आर्टियल ऑक्सीजन, और ये भी मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह से डेड स्पेस को रिडक्शन करता है हमारा इसका प्रयास, क्या कहते हैं, ये सारी चीजें कम हो जाती है अगर हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं। तो कहाँ चला गया? एक दो, तो ये चीज हमने देखा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखा कि जैसे जैसे हमारा वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो हमारा राइट हार्ट जो है उसमें ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, फीलिंग होगी अच्छे से, जिससे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और इससे हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करेगा और हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने ये देखा कि किस तरह से ये है। अब कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं। कार्डियो रिस्पायरेटरी में देखा दोनों का भी रिलेशन जरूरी है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का रिदम को मेंटेन करता है, हार्मोनी को मेंटेन करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम ये देखते हैं, जब स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा वेगल टोन इंक्रीज हो जाता है, सिर्फ टुवार्ड्स पैरासिम्पैथिक डोमिनेंस, और हमारा स्लो ब्रीथ से ब्रीथ रेट कम हो, स्लो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करता है। ठीक है, ये सारा पूरा मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, हमारा कैरोटिड कैमोटोरिस। अब देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म को देखिए, एक साथ को सारी चीजों को हम कंबाइन करके समझ सकते हैं इजी तरीके से, फास्ट तरीके से। जब तक हमने भी जो भी पढ़ा उसको समराइज करते हैं कि कैसे एक दूसरे से रिलेट डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है, फास्टली हम देखते हैं। ये हमारा कैरोटिड कैमोरिसेप्टर है, कैरोटिड आर्टरीज जो है जो ब्लड सप्लाई प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एओर्टिक कैमर, तो ये स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। यस, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा आर्टरियल ब्लड गैस टेंशन है लंग्स में जो हमारे, हम सबसे पहले इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो जो हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स, और लंग्स स्ट्रेच होता है, लंग स्ट्रेच, रिसेप्टर मसल स्ट्रेच होता है सिनेप्टिक इंटरेक्शन के कारण, और ये हमारे जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर से, और ये भी डिपेंड करता है इंटर आर्टियल ब्लड टेंशन, ब्लड गैस टेंशन की वजह से, और आयोटिक कैमोरिसेप्टर से, कैमोरिसेप्टर उसे रिसीव कर लेता है, रिसेप्टर्स कि कितना हमारा ब्लड गैस है, और क्या कैरोटिड आर्टरीज जो है उसमें भी कैमोरिसेप्टर लगाता है, वो भी डिसाइड कर लेता है कितना ब्लड का फ्लो होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ये पूरा रेस्पिरेटरी नेटवर्क होता है। कार्डियोवास्कुलर नेटवर्क में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक पैरा और सिंपैथेटिक दोनों के वर्क करता है, जिसमें से वेगस नर्व ज्यादा रोल होता है हार्ट के साथ, पूरे वस्कुलेचर को कंट्रोल करता है, हमारे आर्टरियल ब्लड गैस टेंशन को कंट्रोल करता है, हमारे बैरो रिसेप्टर को रिसीव प्रेशर को रिसीव करता है, और स्मूथ मसल्स को, ये जो हमारे इंटरनल स्मूथ मसल है, वस्कुलेचर है, उनको भी अफेक्ट करता है, कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो इस तरह से हमने पूरा मैकेनिज्म देखा, किस तरह से अलग अलग जो प्राणायाम की एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें हमारा मिनट वेंटिलेशन कैसे इफेक्ट होता है, डेड एस्पेक्ट्स कैसे एक्टिवेट होता है, इफेक्ट होता है हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, साइनस रिस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया, ये इस तरह के हार्ट रेट, हार्ट बीट, इन चीजों को कैसे कैसे अफेक्ट करता है, और पूरा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पूरा उसका मैकेनिज्म देखा। अब हम इसका योगा का तो हमने सिंपल सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखा। अब हमारा टारगेट है अगली क्लास में कि हम इसके पूरे मैकेनिज्म को कैसे डिसाइड करें, इसके पीछे प्राणायाम के पीछे साइकोसोमेटिक इफेक्ट क्या है, साइकोसोमेटिक इफेक्ट, साइकोसोमेटिक जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म ऑफ योगा, उसको हम इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से योगा के कॉन्सेप्ट के आधार पे देखेंगे कि योगा में जो प्राणायाम का मैकेनिज्म है और जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको कैसे डिफाइन किया गया। आधि व्याधि, आधि मतलब हो गया मेंटल डिसऑर्डर, व्याधि मतलब हो गया शरीर का डिसऑर्डर। तो उस तरह से भी हम इसके साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।